जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। आज हमारी ईवीएस की क्लास चल रही है। इसका आज का जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा परिवार, पारिवारिक जो उत्सव और मनोरंजन। हमारे जो परिवार में उत्सव मनाए जाते हैं, जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं, फिर इसके बाद मनोरंजन के जो भी साधन होते हैं, हम किन के द्वारा हमारा मनोरंजन करते हैं, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारे नए स्टूडेंट हैं, नए मैम एंड सर हैं, जो अभी अभी हमारी चैनल को ज्वाइन किया है या पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं, मैं उनको थोड़ा सा बता देती हूँ। हम वर्ग 3 के लिए और जो आपके एमपी टेट में जो वर्ग 3 है उसके लिए हम क्लासेस ले रहे हैं ईवीएस की। आज की क्लास नंबर 10 है। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा, मैं बोल सकती हूँ, हमने प्रैक्टिस सेट लगाया था। छोटा सा हमने जो भी अभी तक जितना पढ़ा था 9 क्लासेस में, है ना, उससे रिलेटिव में क्वेश्चंस बना के 25 क्वेश्चंस लिए थे मैंने। और आप लोगों का उसमें आप लोगों ने बहुत हमारी सहयोग करा है उसमें, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप क्लास देखते रहिए और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट रहेगा, क्रूशियल रहेगा, तो आप उन्हें देख सकते हैं। इसके बाद हमारी जो हिंदी की और एक अब इसके बाद हिंदी की क्लासेस डल चुकी हैं, वो टॉपिक कंप्लीट्स हो चुके हैं और नया हमारी एक और क्लासेस स्टार्ट हो गई है। नए टॉपिक स्टार्ट हो गए, नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया है, तो आप उसे भी ज़रूर देखें। और ये सारे आपके जो बाल विकास से संबंधित जो भी पेडालॉजी वाला जो हम बोल सकते हैं यूनिट है, वो कंप्लीट स्टार्ट हो रही है, उसे भी हम पूरी कंप्लीट करवाएंगे, है ना। तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी जुड़े हैं, आपने अभी तक शेयर नहीं किया क्लास को, तो शेयर कर दीजिएगा। और साथ में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम आगे चलते हैं, हमारा आज का टॉपिक देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक हमने जो ईवीएस के टॉपिक्स देखे थे, जिसमें हमने मित्र परिवार देखा था, खेल देखे, उस है ना, खेल वगैरह मनोरंजन वगैरह के देखे, पेड़ पौधे देखे, प्रदूषण देखे, हमारे आसपास जो जंतु जानवर वगैरह थे, इन सब के बारे में हमारी क्लासेस में डिस्कस करा। आज का जो नया टॉपिक आपके सामने निकल के आया है ना, ये पारिवारिक जो उत्सव हमारे घरों में जो छोटे छोटे हम त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, छोटे छोटे उत्सव मनाते हैं, बड़े बड़े देखिए दिवाली, होली, इन सब के बारे में सबको जानकारी होती है, मगर कुछ ऐसे उत्सव होते हैं जो हमारे एक फैमिली में ही हम लोग उनको मनाते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं, उनके बारे में देखेंगे और मनोरंजन के साधन के बारे में जानेंगे। और ये सब हम किसको ध्यान में रख के पढ़ते हैं, तो बच्चों के एक भविष्य को आगे बढ़ाने, उनके विकास से संबंधित लेके हम आगे चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हमारा जो टॉपिक है, मनोरंजन के विभिन्न साधन भी देखेंगे, साथ में हमारे उत्सव भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम उत्सव के बारे में समझते हैं, पारिवारिक उत्सव क्या होते हैं। उत्सव का जो अर्थ होता है है ना, अर्थात हृदय में हमें आनंद की प्राप्ति होती है। जब भी हम कभी भी कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, कोई भी हम उत्सव सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग सी उमंग होती है। हम उसे सेलिब्रेट करने में खुशी होते हैं। घर के सारे हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं, हम उनको सब लोग एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। चाहे हमारे घर में छोटा सा या हमारा कोई भी बच्चों का जैसे जन्मदिन ही क्यों ना हो, हम सब लोग बच्चे आते हैं, खुश होते हैं, तो हमारा उस जितने समय हम उनको सेलिब्रेट करते हैं, उतने टाइम के लिए हम दूसरे जो हमारी ज़िंदगी की भाग दौड़ होती है, हम उसको भूल जाते हैं और उसको भूल जाते हैं। फिर इसके बाद हमारी जो उतने समय हम इतना एंजॉय करते हैं कि हमारा जो हम बोल सकते हैं दिमाग, हमारा जो मस्तिष्क होता है, वो थोड़ा शांत, मतलब हम बोल सकते हैं ना, रिलैक्स फील करता है ना। तो ये हृदय में आनंद देने के लिए, हमारे आसपास की खुशियाँ बटोरने के लिए, बांटने के लिए हम उत्सवों को सेलिब्रेट करते हैं, है ना। परंपरागत घरों में होने वाले धार्मिक परिवार कार्यक्रम, जैसे हम कथा करते हैं, सत्यनारायण जी की कथा करते हैं, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजन करते हैं हमारे घर में, कोई महिलाएं हैं व्रत करती हैं, है ना, और उनसे फिर वो पूजा करती हैं, जैसे बहुत से लोग वीकली व्रत भी रखते हैं, फिर उनकी पूजा करते हैं। वो कुछ समय के लिए अपने माफ़ कीजिएगा कुछ समय के लिए अपनी जो सारी जो झंझटें होती हैं उनको भूल के अपना कुछ समय आनंद में व्यतीत करती हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसके बाद कार्यक्रम क्या होते हैं। देखो, कार्यक्रम उत्सव के रूप में आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रम को भी हम उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। उद्देश्य क्या होता है इनका, तो इनका जो उद्देश्य होता है वो समाज, परिवार तथा पारिवारिक समाज संसाधनों में परस्पर जोड़ने के लिए होता है। देखिए, वैसे जो हमारे जो धार्मिक त्यौहार होते हैं वो ज़्यादातर प्रकृति से रिलेटिव होते हैं, है ना। प्रकृति की पूजा करना,
प्रकृति में हमें जैसे अभी हम बोलते हैं हमने दिवाली सेलिब्रेट की है, तो उनमें हम दिए जलाते हैं। दिए वो जलाने का मेन मकसद क्या होता है, मेन कारण क्या होता है? देखिए, जब हमारे दिवाली आती है तो उस समय धीरे धीरे क्या होने लगता है, ठंड, मतलब हम बोल सकते हैं विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है। फिर उसमें धीरे धीरे आसपास का जो माहौल होता है वो ठंडा होने लगता है। तो जब आसपास पूरे हमारे यहाँ दीपक जलाए जाते हैं, उस रोशनी को जलाए जाते हैं, ताकि जो हमारी पृथ्वी में अभी चेंजेस आए हैं वो उसे ऊर्जा दे सकें, इसलिए दीपकों को रात में जलाया जाता है ना। दिन में तो सूर्य की ऊर्जा से पृथ्वी गर्म रहती, मगर रात में जब वो ठंडी होती है तो उसे एक नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए हम दीपकों को जलाते हैं, दीप उत्सव मनाते हैं, है ना। तो ये हमारे जो प्रकृति को हम जो मानव की कुछ परंपराएं जो पुरानी चली आ रही हैं वो प्रकृति को के लिए होती हैं, है ना, प्रकृति पर समर्पित होती हैं। मगर अभी हम प्रकृति को धीरे धीरे ख़राब भी करते जा रहे हैं। मैंने इसके बारे में भी आपको पढ़ा चुकी हूँ पहली वाली क्लासेस में, आप देख सकते हैं। तो धीरे धीरे हम प्रकृति को कैसे करते जा रहे हैं, ख़राब करते जा रहे हैं। उस प्रकृति को छोड़ के हम दूसरी चीज़ों की ओर ज़्यादा मुड़ रहे हैं। हमारे जो त्यौहार है, परंपरागत जो त्यौहार हम सेलिब्रेट करते हैं, उनको छोड़ दिए हमने, है ना। और वो सब कुछ किसको डेडिकेट होते थे? सब हमारी प्रकृति को होते थे। और आजकल हमने हमारी जो त्यौहार सेलिब्रेट करने के जो तरीके हैं, जो भी हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, उन सबको हमने चेंज कर दिया है। तो ये सिर्फ मेन मकसद इनका क्या होता था, हम सबको एक दूसरे से जोड़ना होता था। क्योंकि त्योहारों पे अगर हम कभी मिल पाए ना मिल पाए, काम में व्यस्त रहते हैं, मगर त्यौहार पे ज़रूर हम हमारी फैमिली के साथ रहते हैं और कुछ समय हम उनके साथ स्पेंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब जैसे हम भारतीय परंपरा में 16 संस्कार होते हैं। भारतीय परंपरा अगर हम मनाते हैं तो उसमें कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। अब ये धार्मिक ग्रंथों में संस्कारों में क्रम में, है ना, थोड़ा बहुत जैसे अंतर रहता है, लेकिन है ना, प्रचलित संस्कार जैसे हम देखते हैं, जैसे अगर हम कहीं और ग्रंथ, जैसे सब ग्रंथों में 16 संस्कारों के बारे में बताया गया है, वेदों में बताया गया है, मगर कभी कभी इन संस्कारों को क्रम में थोड़ा ऊपर नीचे जमा दिया जाता है, मगर मनाते यही 16 संस्कार हैं। सबसे पहले गर्भधान। जब बच्चा पहली बार माँ के गर्भ में आता है तो उस समय, है ना, ये गर्भधान का एक संस्कार मनाया जाता है, पूजा पाठ की जाती है। उस समय क्यों किया जाता है? ताकि बच्चा गर्भ में सुरक्षित रहे, इसलिए गर्भधान के समय ये पहला उत्सव मनाया जाता है। ये जन्म का पहला उत्सव होता है, किसी मानव का संसार में आने का पहला होता है कि वो गर्भ में आता है। जब गर्भ में आता है तो उस समय गर्भधान मनाते हैं। तो उससे ये रहता है कि बच्चा स्वस्थ रहे, कामना की जाती, ईश्वर से प्रार्थना की जाती कि आप इस बच्चे को सुरक्षित रखें, है ना, और ये सुरक्षित रूप से इस धरती पर आ सके। फिर इसके बाद हम, है ना, पुंजवन मनाए जाते हैं। फिर जब उसका जन्म होता है इसके बाद मनाया जाता है। फिर सीमोंतनय बनाया जाता है, जातक कर्म। अब ये जातक कर्म कब मनाया जाता है? ये सारी जो आपके ये तीनों हैं, ये गर्भ के ही समय मनाए जाते हैं। फिर जातक कर्म जो होता है ये जन्म के बाद मनाया जाता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है इसके बाद। बच्चे का जन्म होने के बाद हमारे इधर हम बोलते हैं कि कुछ समय तक भगवान की सेवा नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं। वो क्यों? क्योंकि उस समय वो जातक कर्म मनाया जाता है, इसलिए उस समय भगवान की 10 दिन 15 दिन जिसके यहाँ जैसे भी होता है ना। हिंदू धर्म में होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय कुछ समय के लिए भगवान की सेवा नहीं की जाती है, उनकी पूजा नहीं करते, घरों में होती नहीं है। तो ये जातक कर्म के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद आता है नामकरण। तब बच्चा अब 15 दिन हो जाता है और वो जैसे सूदक टाइप बोलते हैं जिसको, वो हट जाती हैं। फिर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, सवा महीने बाद फिर बच्चे का नामकरण किया जाता है। उसमें बच्चे को एक नाम दिया जाता है जिससे उसे बुलाया जाएगा, है ना। फिर निष्क्रमण होता है, फिर अन्नप्राशन होता है, फिर उसका निष्क्रमण करवाया जाता है, बाहर निकाला जाता है उसको। अन्नप्राशन मतलब हम बोल सकते हैं 6 महीने बाद बच्चे को पहली बार कुछ अन्न दिया जाता है ना। और वो भी अन्न में क्या दिया जाता है? दूध से बनी हुई जो भी सामग्री होती है सब उसे खिलाई जाती है। खीर होती है, मतलब जिसमें दूध का प्रयोग किया जाता है, ऐसा किया जाता है। फिर चूड़ा कर्म होता है ना। फिर विद्यावारम होता है, कर्ण भेदन होता है ना। चूड़ा कर्म करवाया जाता है बच्चों को, तब वो साल भर के हो जाते हैं, 1 साल के जब हो जाते हैं उसके बाद होता है। फिर विद्या आरंभ होता है,
है ना, विद्यारंभ की अब धीरे धीरे उनको शिक्षा की ओर धीरे धीरे घर में उनको शिक्षा दी जाती है, माता द्वारा, फैमिली द्वारा उनको किया जाता है। फिर कर्ण भेदन होता है, उनका कान को भेद किया जाता है, कान में छेद किया जाता है ना। कुंडल वगैरह जो भी पहनाए जाते हैं, वो क्यों पहनाया जाता है? क्योंकि हमारे कान के पास एक नस होती है, जिसे हम अगर भेदें तो बच्चे का जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं वो खुल जाती हैं, ऐसा बोला जाता है। फिर है ना, यज्ञोपवीत करवाया जाता है। यज्ञोपवीत क्या होता है कि जनेऊ संस्कार होता है बच्चों को। अब वो 6 साल 7 साल के हो जाते हैं बच्चे, तो उनके बाद यज्ञोपवीत, जिसके बाद वो कहाँ जाते हैं? विद्या अध्ययन करने के लिए विद्यालय जाने लगते हैं। यज्ञोपवीत करवाया जाता है। फिर वेदा आरंभ, अब वो विद्यालय में चले गए, फिर वेद वगैरह उनको सिखाया जाता है, पाठ कराया जाता है, शिक्षा ग्रहण करवाई जाती है ना। केशांत करवाया जाता है। फिर उनको केश को दान, मतलब उनकी हम बोल सकते हैं बालों को उतारा जाता है, मतलब जो घूंट वगैरह होती है, ऐसा करवाया जाता है ना। फिर समावर्तन किया जाता है, विवाह किया जाता है, फिर विवाह उत्सव होता है, विवाह में पानी ग्रहण संस्कार होता है, फिर एक ही संस्कार होता है, और लास्ट में जब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उसके बाद जब मृत्यु के बाद कुछ कुछ अंत्येष्टि होती हैं, वो संस्कार किए जाते हैं। इस प्रकार के ये 16 संस्कार हमारे भारतीय धर्म, भारतीय परंपरा, है ना, हिंदू परंपरा के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं, प्रमुख उत्सव देखते हैं। अब हमारे यहाँ उत्सव जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, कुछ छोटे छोटे उत्सव जो हैं, त्यौहार तो हमें सबको पता है। त्योहारों के बारे में हम 4 त्यौहार हमारे साल भर में जो बड़े होते हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं, जिनमें सबसे बड़ा हम दिवाली मनाते हैं। अभी जिसे हमने सेलिब्रेट किया है तो ये नहीं, मगर जो कुछ अलग से हैं मैं उनको बता देती हूँ। सबसे पहले जन्म संस्कार, जन्म उत्सव मनाया जाता है। रिश्तेदार जैसे जन्म उत्सव हो, किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं, तो उसमें हमने आसपास हमारे जो पड़ोसी होते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं, उनको बुलाया जाता है ना। फिर इसके बाद हमारे जो फैमिली मेम्बर होते हैं, खासकर जो फर्स्ट बर्थडे होता है उस पर तो ज़रूर सब लोगों को इनवाइट किया जाता है, सबको बुलाया जाता है बच्चे के फर्स्ट बर्थडे पर। फिर इसके बाद वो हर बार जो होता है, जो अपने बगल के लोगों को ही बुलाकर कर दिया जाता है, मगर फिर भी हम अपने रिश्तेदार वगैरह को बुलाते हैं। विवाह उत्सव होता है। विवाह तो हमारा, हम बोल सकते हैं, एक भव्य उत्सव जिसे बोला जाता है ना। कई दिनों तक रीति रिवाज, रस्में वगैरह चलती रहती हैं। इस तरीके से हम पूरे अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं। हमारे बुआ, फूफा, दादा दादी, नाना नानी सब लोग आते हैं, मौसी मौसा जी, है ना, सबको हम बुलाते हैं। हमारा एक उत्सव टाइप का हम इसे सेलिब्रेट करते हैं, हमारे उत्सव मनाते हैं हम। कितने अच्छे से सब लोगों को बुलाकर अपने घर में सब लोग एक साथ बैठकर इन सारी चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, है ना। फिर इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। वैसे हमारा आज का टॉपिक ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से कंप्लीट भी हो जाएगा। आप पूरा ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। अगर अभी तक आपने शेयर नहीं किया है क्लास को तो प्लीज़ एक बार शेयर कर दें। फिर इसके बाद आता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार ये होता है आपका, वही मैंने बोला था अभी, जो पानी ग्रहण, माफ़ कीजिएगा, जनेऊ वगैरह पहनाया जाता है। इसमें बालक को ज्ञान हासिल करने के लिए योग्य बनाया जाता है उपनयन में, मतलब उनको फिर इसके बाद सर्वप्रथम उनको उपनयन संस्कार किया जाता है। जब वो पहली बार विद्या लेने के लिए जाता है तो वो सबसे पहले क्या कि यज्ञोपवीत, मतलब हम बोल सकते हैं जनेऊ वगैरह पहनाया जाता है उनको, है ना। पहली बार वो घर को छोड़कर कहीं बाहर जाते हैं। पहले के जो हम बोल सकते हैं हमारे जो पूर्वज रहे होंगे, उन लोगों ने इस तरीके से मनाया हुआ। अब तो बच्चों को डायरेक्ट, बच्चे 3 साल के होते हैं उनको प्री स्कूल भेज दिया जाता है, प्री नर्सरी, फिर नर्सरी, KG1 के ऐसे पढ़ते हैं, है ना। अब ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाता है, मगर पहले ज़रूर करा जाता था। बच्चा जब फर्स्ट टाइम स्कूल जाता है, खासकर बालक, तो उसका यज्ञोपवीत करवाया जाता था। एक बड़ा सा फंक्शन का आयोजन किया जाता था, जिसमें सब लोग आते थे, बच्चों को दक्षिणा वगैरह ऐसे चीज़ें देते थे, है ना, और उनको स्कूल भेजा जाता था। और फिर वो, क्योंकि पहले के लोग हैं ना, अपने पास में स्कूल नहीं होते थे, दूर विद्यालय होते थे, है ना। ज्ञान अर्जन करने के लिए जाना पड़ता था, विद्यालयों में जाना पड़ता था। वहाँ पे बच्चे खुद ही अकेले अपना भोजन बनाना, अपना हर काम करना है ना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती थी। इसके बाद उनको पाठशाला ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा जाता था। गृह प्रवेश मतलब हमारा जो नया घर बनता है, हम उसमें गृह प्रवेश करते हैं, तो उसे गृह प्रवेश कहते हैं ना। फर्स्ट जो घर बनता है उसमें हम पूजा वगैरह करवाते हैं, या कोई भी जैसा भी उसकी इच्छा होता है उस प्रकार से कथा करवाना सत्यनारायण जी की, या छोटा सा कोई भी कार्यक्रम करवा देना, है ना। गृह प्रवेश वगैरह करवाया जाता है ना के दौरान।
उत्सव मनाया जाता है ना। ये एक छोटा सा, सब लोग हमारे जो मेंबर्स होते हैं, हमारे जो फैमिली मेंबर, सब लोग आते हैं और सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, खुश होते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। और महत्वपूर्ण उत्सव में जैसे हम देख सकते हैं, जैसे नए भवन में उत्सव करना, कथा पाठ पूजा हवन आदि करवाना, है ना। परिवार रिश्तेदार आदि को निमंत्रण देना, हवन को बहुत से लोग हवन करवाते हैं, रामायण जी का पाठ करवाते हैं, है ना। अपनी फैमिलीज को बुलाते हैं और सब लोग फिर खुश होते हैं। कितना आनंदित माहौल होता है चारों ओर, है ना, कितना अच्छा भी लगता है। आगे देखते हैं, हम मनोरंजन के कुछ साधन देख लेते हैं। हम जैसे हमें मनोरंजन करने के लिए हम कई बार बुक्स, टीवी, मोबाइल, इन सब का यूज़ करते हैं। वर्तमान में तो टीवीज़ भी अब कोई नहीं ज़्यादा देखता है ना। अब ज़्यादातर मोबाइल सब लोग चलाना पसंद करते हैं। आज के वर्तमान मनोरंजन का जो मेन साधन रह गया है वो मोबाइल रह दिया है ना। चाहे आपको पढ़ाई करनी हो, चाहे आपको कुछ मूवी देखनी हो, कार्टून्स देखने हो, या तक सॉन्ग तक भी आपको सुनने होंगे, तो आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी जाकर बहुत अच्छे तरीके से इन सबको ऑन करेंगे, मूवी देखेंगे, कुछ भी देखेंगे। अब मनोरंजन का, पहला तो हम हमारी फैमिली के साथ कोई अच्छी सी मूवीज़ देखते थे। अब तो हम सिंगली अकेले ही चीज़ों को देखते हैं, अकेले ही पढ़ते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं। अब बहुत सब लोग बहुत ज़्यादा अलोन, मतलब अकेले अकेले रहते हैं, अपना काम करते हैं। दिन भर काम करने के बाद हमें क्या, देखिए मनोरंजन की आवश्यकता क्यों होती है। जब हम जैसे आप लोग ऑफिस में काम करते हैं या घर में काम करते हैं, तो हमें घर में भी जो महिलाएं होती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, घर में ढेर सारे काम होते हैं। उन सबको काम करने के बाद वो लोग जब थक जाते हैं तो हमें थोड़ा सा मनोरंजन की आवश्यकता होती है। या तो हम टीवी देखते हैं, बहुत से लोगों को बुक्स पढ़ने का शौक़ होता है तो वो बुक्स पढ़ते हैं, है ना। बहुत से लोगों को गेम्स खेलने का शौक़ होता है। तो ये सारे साधन किसके होते हैं? मनोरंजन के ही होते हैं ना, जिनसे हम मनोरंजन करके हम अपने आप, हमारे शरीर को क्या देते हैं? आराम देते हैं ना। अपने मानसिक तौर पे हमें क्या मिलता है? आराम मिलता है। बस इसलिए हम मनोरंजन का प्रयोग करते हैं। हमारी जो मानसिक थकावट होती है उससे बस हम दूर करना चाहते हैं, इसलिए हम मनोरंजन के साधनों का प्रयोग करते हैं। तब कुछ मनोरंजन के साधन देख लेते हैं। जैसे हम देख सकते हैं मनोरंजन के जैसे कुछ साधन होते हैं। बहुत से लोगों को घूमने, अब वीक में वो एक बार लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना पसंद करते हैं, कहीं घूमना, या हर संडे वो मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, बाहर जाते हैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ मिलकर, या वो अब अलग से कुछ चीज़ करते हैं ना। इस तरीके से वो सब लोग अपना अपना जिसको जैसा पसंद होता है वैसा करना पसंद। कुछ से लोग किताब, हर शाम को उनको आदत है कि मुझे रात को खाना वगैरह खाने के बाद, भोजन करने के बाद, है ना, जो आपका डिनर होता है उसके करने के बाद आप लोग बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं। अपना काम वाम कर आधे घंटे, 1 घंटे, जितना आपको रीडिंग आपको पसंद है उतनी देर तक आप करते हैं। वो आपके आसपास कहीं मेला वगैरह लगा होता है तो आप वहाँ घूमने जाते हैं। आपको सिनेमा, हर संडे सिनेमा देखने जाते हैं। कठपुतली, जो भी पपेट्स का जो भी शो होता है, वो अगर आपके आसपास ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप उन्हें देखना पसंद करते हैं। तो ये सारे साधन क्या हो जाते हैं? हमारे मनोरंजन के हो जाते हैं, जिन्हें हम इंजॉय करते हैं। हमारी फैमिली के साथ अकेले भी जा रहे हैं तो भी आप इंजॉय कर रहे हैं, है ना। अपने मानसिक तौर पे क्या दे रहे हैं? अपने मन को शांति दे रहे हैं। मेन इसका बस ये रहता है। अब आगे देखते हैं, हम जैसे हमने मनोरंजन, सबसे पहले हम किताब को देखते हैं, बुक्स को पढ़ने का के बारे में देखते हैं ना, बुक्स के बारे में जानते हैं। चलिए तो सबसे पहले किताब देखो, किताब से हमें सबसे पहले तो ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मस्तिष्क जो है ना किसी के भावों को समझ पा रहा है, साथ में लेखक के जो विचार हैं उसको समझ पा रहे हैं। आप उस लेखक के विचार को समझ पा रहे हैं कि वो सही विचार कर रहा है या गलत विचार कर रहा है, आप इसको भी जान पा रहे हैं। साथ में आप क्या है, सांसारिक जो ज्ञान है उसको भी प्राप्त कर पा रहे हैं कि संसार में लोग कितने तरीके से सोचते हैं, क्या बातें करते हैं, किस तरीके से व्यवहार करते हैं। क्योंकि हर किताब हमको कुछ ना कुछ ज्ञान ज़रूर दे के जाती है। आप जो भी पढ़ते हैं वो आपके आगे जीवन में आपको कुछ ना कुछ ज्ञान ज़रूर देता है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कहानियाँ। अगर हम कहानियाँ देखें तो भारतीय समाज में कहानियों के सुनने की लंबी परंपरा रही है। मतलब हम देखिए अभी भी हम अगर जब हमारे बहुत सारे लोग जब हम बैठे होते हैं तो हमारी कोई ना कोई कहानी या हमारे साथ कोई भी कोइंसिडेंस होता है, हम मतलब वो जब देखिए जब होता है तब उस समय की बात नहीं, जब बाद में सुनाई जाती तो वो एक कहानी ही बन जाती है ना, जो आपके साथ बीतती है या आपके साथ कुछ अच्छा कुछ होता है, कुछ ऐसा होता है जो सबको हंसाते हैं। जब हम फैमिली के मेंबर सब लोग बैठे होते हैं तो दादा वगैरह होते हैं, दादी वगैरह होती हैं, तो वो अपनी पुरानी कुछ बातें बताती हैं या कोई सी बहुत अच्छी सी कहानी हमें सुनाती है, तो हम उनको सुनने में बहुत इंटरेस्ट होता है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट और बिल्कुल ध्यान से उन चीज़ों को सुनना
पसंद करते हैं। बुजुर्ग जो होते हैं वो हमें सुनाते हैं, संतानों को कहानी, दादी बच्चे होते हैं तो दादी के पास रहते तो दादी उनको कहानियाँ सुनाती हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ। तो बच्चों को भी उनसे ज्ञान मिलता है, कुछ चीज़ सीखने को मिलता है। दादियाँ वगैरह बहुत अच्छी बहादुरी वगैरह की कहानियाँ सुनाती, तो बच्चों को भी उनमें उनके जो मस्तिष्क है उसमें भी लोगों से मतलब जो भी हमारे आसपास का जो माहौल है उससे लड़ने, उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आगे चलते हैं हम लोग, है ना। और आजकल तो वर्तमान में अगर देखें तो हम बच्चे सोशल मीडिया पे कहानियाँ देखते हैं, कार्टून्स देखते हैं, बाइक्स वगैरह देखते हैं, और वो पता नहीं कौन कौन से कार्टून्स वगैरह देखते रहते हैं। तो उनसे तो उन्हें कुछ सीखने को मिले ना मिले, मगर जो हमारी कहानियाँ होती हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे हम कठपुतली वगैरह का खेल देखने जाते हैं, पपेट्स वगैरह जो होते हैं, रंगमंच होते हैं, कुछ सिखाया जाता है, या हमारे यहाँ रामलीला वगैरह होती हैं, हम उन्हें देखने जाते हैं। राधा कृष्ण का कोई शो होता है, यानी हम बोल सकते हैं भागवत पुराण वगैरह, ये सभी चीज़ें होती हैं, उनमें भगवानों की कहानियों के बारे में हमें बताया जाता है, तो वो भी हमें देखने को मिलती है। इसका उदय भारत में हुआ है, जो कठपुतली और जो रंगमंच वाला जो गेम हुआ है, इसका उदय भारत में हुआ है। तो श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, जो हमारी भागवत पुराण है, श्रीमद् भागवत गीता, उसमें ये बोला गया है कि भगवान जो हैं वो विश्व को 3 धागों द्वारा कठपुतली की तरह नचाते, 3 धागों द्वारा। पहला धागा है आपका सत्य, दूसरा है रज और तीसरा है तम। इन धागों के द्वारा वो हमें बांधे रखे हैं और इन्हीं से वो हमें कठपुतली की तरह हमको क्या करते हैं, नचाते हैं। ऐसा किस में लिखा है, हमारी भागवत गीता में लिखा है, ये आप देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम प्रमुख मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते हैं, है ना। जो हमारे प्रमुख मेले हैं हम उनके बारे में जानते हैं, क्या क्या हमारे मेले हम कितने आयोजित करते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे मेले रखते हैं। अगर आपने भी मेले, अगर आपको मध्य प्रदेश के पर्टिकुलर मेले देखना है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, मैंने डाल रखे हैं आपके मेले, रिकॉर्ड करके डाले हैं, आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मध्य प्रदेश के पूरे मेले दे रखे हैं और कुछ कुछ ट्रिक्स भी दे रखी हैं मैंने आपको, तो आप उनकी तरफ बहुत अच्छे जरिए से याद भी कर लेंगे। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें अगर आपको प्लेलिस्ट में भी नहीं जाना तो आप मेले, है ना, बाय विद्यालयपुर डाल देंगे तो आपको पूरे जो मेले वाली क्लास है वो आपके सामने आ जाएगी, तो आप उनको भी देख सकते हैं, है ना। मेले की क्लास पूरे मध्य प्रदेश के मेले आपके, क्योंकि अगर वो सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह उत्सव वगैरह दे रहा है तो शायद वो हमारे मध्य प्रदेश के मेले दे सके। इस क्लास में मैंने जैसे हमारे आसपास के जो स्टेट्स हैं उनके भी मेले वगैरह ले रखे हैं, मगर मध्य प्रदेश के पर्टिकुलर आपको मेले सारे पढ़ने हैं और डिटेल में पढ़ने हैं, तो आप उस क्लास को ज़रूर देख सकते हैं ना, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, वो आपके लिए हेल्पफुल ही रहेंगे। सबसे पहले हम कुंभ मेला देखते हैं। कुंभ मेला मध्य प्रदेश में उज्जैन में आयोजित किया जाता है। पहली बात तो कुंभ मेला, है ना, ये क्या है, एक धार्मिक सम्मेलन है। कुंभ मेला क्या है, एक धार्मिक सम्मेलन है। पौराणिक, जब हम पुरानी कथाओं को जब सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें इसके अनुसार बताया गया है कि समुद्र मंथन जब हुआ था तो उस समय समुद्र मंथन में से ढेर सारी चीज़ों को निकाला गया था, है ना। बहुत सारे रत्न निकले थे, है ना, और रत्नों के साथ साथ विष निकला था, जिसे हमारे महादेव ने पान किया था, उस विष का पान किया था महादेव, देवों के देव महादेव ने पान किया। फिर इसके बाद हम बोल सकते हैं उसमें से अमृत कलश निकला था। क्या निकला था, अमृत कलश। अब अमृत कलश जब निकला, उसमें से निकाला गया था, तो अमृत की छीना झपटी, मतलब राक्षस और देवताओं के, दानव और देवों के बीच उसकी छीना झपटी में कुछ बूंदें जो हैं, है ना, कई जगह स्थानों पर गिर गई थी, है ना, जिनमें से पाताल में भी गिरी, और धरती पे जब वो 4 जगह गिरी थी जहाँ पे कुंभ का आयोजन किया जाता है ना, वो 4 जगह से ये क्या गिरी थी, आपकी बूंदी गिरी थी। किसकी, पाताल में 4 जगह ये बूंदी गिरी थी, जिन्हें हमने नाम दिया, जैसे नासिक है, उज्जैन है, हरिद्वार है ना, इन सारी जगह पे क्या है, 4 जगह पे बूंदी गिरी थी, है ना। और ये छीना झपटी के कारण वहाँ पर वो गिर गई थी, क्योंकि दानव और जो देव थे उन लोगों के बीच में किसके लिए हो रहा था कि अमृत को पान करने के लिए, है ना, ये सब लड़ाइयाँ हो रही थी, ताकि अमृत जो है मिलेगा तो हम जीवन भर अमर रहेंगे, है ना, इसलिए। अब ये 12 जगह और हर 12 साल में आयोजन किया जाता है। क्यों, क्योंकि जब ये हुआ था कि स्वर्ग का जो एक दिन होता है वो धरती के 12 साल के बराबर होता है। मतलब जब धरती पर 12 साल बीत जाते हैं, जब स्वर्ग में एक ही दिन निकलता है, मतलब हम 12 साल तक जीवित रहेंगे, और अगर हम स्वर्ग में हैं तो वो एक दिन के बराबर रहता है। इसलिए हर 12 साल में क्या हुआ था, हर 12 साल में ये आपके कुंभ का आयोजन किया जाता है हर स्थान पर। जैसे 2014 में हुआ था,
आपके कहाँ पर 2016 में है ना, कहाँ पे मध्य प्रदेश में लगा था, फिर अभी 2028 में लगेगा, हर 12 साल बाद आता है। अब 2028 में मध्य प्रदेश में फिर कुंभ का आयोजन होगा, आपकी शिप्रा नदी के तट पर होगा, उज्जैन में होगा, है ना। फिर नासिक, प्रयागराज, नासिक और हरिद्वार, इन 4 जगहों पर किसका आयोजन किया जाता है, आपके कुंभ का आयोजन किया जाता है। कुंभ नहीं, कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और सिंहस्थ किसे बोलते हैं, तो सिंहस्थ ये होता है आपका उज्जैन वाले को बोलते हैं ना, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो दूसरा है पुष्कर मेला। दूसरा हमारा कौन सा है, पुष्कर मेला। ये राजस्थान के अजमेर के समीप पुष्कर जो नामक स्थान है, वहाँ पर आपका आयोजन किया जाता है। ये ना धार्मिक महोत्सव है, मतलब बहुत हम बोल सकते हैं बहुत भव्य मेला यहाँ पे आयोजन होता है आपके पुष्कर में। राजस्थान में जो पुष्कर है वहाँ पर आयोजित किया जाता है ये, है ना। ये यहाँ पे एकमात्र ब्रह्मा जी का प्राचीन मंदिर है, याद रखिएगा। पूरे भारत में बस एक ही जगह है ब्रह्मा जी का मंदिर, जो पुष्कर है आपका, वहीं पर है बस केवल ब्रह्मा जी का मंदिर, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे एक पुष्कर सरोवर है जिसके दर्शन करते हैं, है ना, स्नान करते हैं। कहा जाता है आपको कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम्स, बीमारी वगैरह होती है तो वहाँ से ठीक भी हो जाती हैं। इस अवसर पर विशाल पशु मेले का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ पे बहुत बड़ा पशुओं का मेला भी आयोजन होता है, ये भी आप याद रखिएगा ना। तो इस तरीके से ये। फिर सेकंड हम देखते हैं महावीर जी का मेला। महावीर जी का मेला भी आपका कहाँ लगता है, राजस्थान में लगता है। एक नाम की महावीर जी नाम की स्थान है, इसका वहाँ पर आयोजन किया जाता है। और कब किया जाता है, ये चैत्र माह में आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा। समय भी जरूर बहुत अच्छे से याद रखते हुए चलेगा। चैत्र माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फिर इसके बाद आ जाएगा गणेश चतुर्थी का मेला। कौन सा, गणेश चतुर्थी का मेला। ये राजस्थान में होता है। ये कहाँ पे मनाया जाता है, ये राजस्थान में लगता है गणेश चतुर्थी का मेला। रणथंभौर में है ना, गणेश रणथंभौर नामक स्थान पर क्या है, एक किला है, उस किले में मंदिर है गणेश जी का, उस मंदिर में आपके मेला लगता है, ये आपका गणेश चतुर्थी का मेला। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग माघ मेला। अब माघ मेला कहाँ लगता है, उत्तर प्रदेश में लगाया जाता है। प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती का जो संगम है उस स्थान पर लगता है। कहाँ का, गंगा यमुना और सरस्वती का जो हम त्रिवेणी संगम जिसे बोला जाता है, उस त्रिवेणी संगम पर आपका माघ मेला लगता है, ये आपको याद रखिएगा, है ना। बहुत ही धार्मिक मेला है, बहुत ही विशाल और हम बोल सकते हैं बहुत प्रसिद्ध मेला है। यहाँ से है ना जनवरी माह में आयोजित किया जाता है और दूर दूर से श्रद्धालु लोग वगैरह यहाँ पे दर्शन करने आते, स्नान करने आते हैं, है ना। और संगम पर पुण्य प्राप्त करते, स्नान दान वगैरह जो भी इच्छा होती है जिनकी, वो करके फिर इसके बाद दान पुण्य करके ये मेला आयोजन किया जाता है। देखिए मेले तो आप सुन रहे हैं, साथ साथ में ये कहाँ लगते हैं और किस माह में लगते हैं और किस समय लगते हैं, ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखते हुए चलेगा। अगर आपको लगे तो एक बार आप इस क्लास को ज़रूर और देख लीजिएगा, नहीं तो आप इनको लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हमारा बटेश्वर मेला। कौन सा मेला है, बटेश्वर मेला। ये बटेश्वर स्थान आपका उत्तर प्रदेश में कार्तिक माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है, याद रखिएगा। रथ मेला ये उत्तर प्रदेश में लगता है। कहाँ लगता है, उत्तर प्रदेश में रथ मेले का आयोजन किया जाता है। फिर दूसरा है आपका, ये देखिए रथ वो आयोजन नहीं है जो जगन्नाथपुरी में लगता है, ये मेला है रथ मेला, याद रखिएगा। अब सेकंड देख लिए हम लोग जागेश्वरी देवी का मेला। ये कहाँ लगता है, ये मध्य प्रदेश में लगता है। स्थान मध्य प्रदेश में गुना में चंदेरी में लगता है। गुना जिला जो है वहाँ पे चंदेरी नामक स्थान है। चंदेरी की साड़ी वगैरह आपने सुनी होंगी, प्रसिद्ध है चंदेरी की साड़ी, है ना। वहाँ पर आपका लगता है जागेश्वरी देवी जी का मेला, याद रखिएगा। किस माह में लगता है, ये चैत्र माह में आयोजित किया जाता है। यहाँ पे पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, कपड़े बर्तन, मतलब जो मेले में जो नॉर्मल चीज़ें मिलती हैं, और बहुत बड़े स्तर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। जागेश्वरी देवी जी का मेला कहाँ लगता है, गुना में लगता है, चंदेरी में लगता है ना। मध्य प्रदेश में तो बहुत सारे मेले लगते हैं, बहुत भव्य मेले, है ना। गोटमार का मेला हुआ, है ना। और फिर हिंगोट का मेला जो इंदौर में लगता है ना। ये पांडुना में गोटमार का मेला लगता है। ऐसे बहुत सारे मेले लगते हैं मध्य प्रदेश में। तो फेमस मेले भी लगते हैं। सिंगा जी का मेला ये फेमस है। ये कहाँ पे लगता है ना, खंडवा में लगता है, याद रखिएगा। पश्चिमी निमाड़ बोलते हैं उसे, खंडवा पिपरिया खुर्द में इसका मेले का आयोजन किया जाता है। सिंगा जी का मेला, है ना। कालू जी महाराज का मेला भी लगता है ना खरगोन में, ये भी आप याद रखिएगा, है ना। ये मेले का आयोजन कहाँ पर होता है आपका, तो इसलिए आप एक बार ज़रूर इस मेले वाली क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, तो सारे मेले आपके कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। छोटी ही क्लास है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, पूरे मेले एक क्लास में आपके कंप्लीट हो जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से आपको याद भी हो जाएंगे।
आगे देखते हैं। अब आ जाएगा पीर बुदान जी का मेला। ये कहाँ लगता है? शिवपुरी में लगता है। कहाँ लगता है? शिवपुरी में। याद रखिएगा कहाँ लग रहा है पीर बुदान जी का मेला? शिवपुरी में लग रहा है। और जल बिहारी जी का मेला लगता है छतरपुर में, है ना। छतरपुर में जल बिहारी जी का मेला लगता है ना। चरण पादु का मेला लगता है, ये भी आप याद रखिएगा, है ना। ये कहाँ पर लग रहा है आपका? छतरपुर में लग रहा है। तो स्थान याद रखते हुए चलिएगा छतरपुर में। आगे देखते हैं हम ग्वालियर का मेला। अब ग्वालियर का मेला भी फेमस है, याद रखिएगा, है ना। ग्वालियर का मेला ये ना प्रसिद्ध व्यापारी मेला है ना। दिसंबर और जनवरी में आयोजित किया जाता है आपका ग्वालियर का मेला। फिर इसके बाद प्रतिष्ठित कंपनियाँ जो होती हैं वो यहाँ पे आके प्रदर्शनियाँ लगाती हैं अपने सामानों की, बड़ी बड़ी कंपनियाँ। और ये मेन क्या है, यहाँ पे पशुओं की क्रय बिक्री होती है। यहाँ पे क्या होती है? पशुओं की क्रय बिक्री होती है। चित्रकूट में जो मेला लगता है इसे हम वो चित्रकूट का जो मेला है इसे जो मुग़ल बादशाह जो रहे हैं आपके औरंगजेब, उनके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था चित्रकूट वाला मेला, है ना। तो ये भोपाल में लगता है ना, मेला लगता है। कितना बड़ा भोपाल का मेला लगता है। फिर इसके बाद आसपास रामलीला का मेला ग्वालियर, है ना। फिर इसके बाद आ जाएगा आपका दतिया में लगता है मेला। इस तरीके के अलग अलग जगह पे मेले का आयोजन किए जाते हैं और बहुत फेमस मेलों का आयोजन किया जाता है। जैसे हरदा में लगता है आपका कान्हा जी का मेला, है ना, ये याद रखिएगा आप लोग, है ना। विदिशा में आयोजित किया जाता है खम बाबा का मेला। इस तरीके से बहुत बड़े बड़े और बहुत विशाल मेले भी मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा मेले जो मध्य प्रदेश में ही आयोजित किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा ही मेले हमारे मध्य प्रदेश में लगते हैं और सबसे कम होशंगाबाद में लगते हैं और सबसे ज़्यादा आपके उज्जैन में लगते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अब आ जाएगा मग घोगरा का मेला। ये कहाँ लगता है? शिवनी में लगता है। कहाँ लगता है? शिवनी में। नाम भी अच्छे से याद रखिएगा, स्थान भी अच्छे से याद रखते हुए चलिएगा कि कौन सा मेला कहाँ लग रहा है ना। नाम वगैरह बहुत अच्छी तरीके से आप उनके याद रखिएगा। फिर दूसरा आपका आ जाएगा यहाँ पे, है ना, सोनपुर का पशु मेला। कौन सा? सोनपुर का पशु मेला। ये बिहार में लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। बिहार में लगेगा, कार्तिक पूर्णिमा पे लगता है ये मेला, याद रखिएगा, है ना। और इसका आयोजन किया जाता है। फिर इसके भारत में सबसे बड़ा पशु मेला भी कहा गया है इसे। ये गंगा और गंडक के संगम पे लगता है। कहाँ पे लगता है? गंगा और गंडक के संगम पर लगता है। कौन सा आपका? ये आपका सोनपुर का मेला जो है ये गंगा और गंडक के संगम पर लगता है ये मेला। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग गंगा सागर का मेला, है ना। कौन सा? गंगा सागर का। ये कोलकाता में लगता है, पश्चिम बंगाल में लगता है, स्थान है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर लगता है, याद रखिएगा। हुगली नदी हुगली नदी पर लगता है ये मेला, क्योंकि हुगली नदी कहाँ पे जाके मिलती हैं? आपकी सागर में जाकर मिलती हैं यहाँ पे, है ना, याद रखिएगा। गंगा सागर में जाके मिलती हैं। हुगली नदी जो है वो गंगा जी की एक वितरणी है, जो गंगा जी से, देखिए गंगा जी कोई नदी अगर गंगा में आकर मिल रही है तो वो उसकी सहायक नदी हो जाती है, मगर अगर कोई नदी किसी नदी से अलग होती है उसे वितरणी बोलते हैं ना। तो उससे क्या होता है, मतलब वो मेन नदी में से एक अलग धारा बनाकर दूसरी जगह बहने लगती। तो ये आपकी जो हुगली नदी है एकमात्र गंगा की वितरणी है, ये भी अच्छे से याद रखते हुए चलिएगा, है ना। जनवरी माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है। जनवरी माह के मकर संक्रांति पर ये मेला लगता है, गंगा सागर का मेला। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है ना, कोलकाता में। ये क्योंकि कोलकाता हुगली नदी के तट पे ही है, तो याद रखिएगा कोलकाता पे ही मेला कोलकाता में आयोजित किया जाता है इस मेले का। ये अच्छे से याद रखते हुए आपको चलना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर इसके बाद गंगा जी का माना जाता है कि भागीरथ ने जब घोर तपस्या की थी गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए, है ना, हम बोल सकते हैं, है ना, पृथ्वी पर लाने के लिए, तो परिणाम स्वरूप गंगा जी जो आई थी, भागीरथ प्रसन्न होकर आ गई थी। और भागीरथ जी ने क्यों करा था? क्योंकि भागीरथ जी के जो पूर्वज रहे हैं उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी, है ना। और क्योंकि सारी नदियों के जल से उनने उनकी अस्थियों को स्नान करा दिया था, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा था। फिर गंगा जी जब पृथ्वी पर उतर के आई थी, उनकी अस्थियों को जब उनने उनके जल ने स्पर्श किया तो वो सारे उनके जो पूर्वज थे वो मतलब इस धरती, इस लोक को छोड़कर परलोक में चले गए थे। तो इसलिए ही हम गंगा जी में अपनी अस्थियों का विसर्जन करते हैं, ऐसा माना जाता है। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, पूर्वजों के स्पर्श करा था उनने। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए, अभी तक हमने हमारे जो घरों में मनाने वाले त्यौहार हैं, सांस्कृतिक त्यौहार हैं, परंपरागत त्यौहार हैं, उनके बारे में जाना। अब कुछ हमारे जो स्कूलों में बच्चे सेलिब्रेट करते हैं, त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, उनको भी देखते हैं।
अब सबसे पहले गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जो हम 26 जनवरी जिसे बोलते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। ये गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं सरकारी त्यौहार होते हैं ना, ये भी याद रखिएगा कौन से होते हैं, ये सरकारी त्यौहार मनाए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को हम जो सेलिब्रेट करते हैं, है ना। टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, सर्वपल्ली जो राधा कृष्ण है ना, इनके जन्म उत्सव पर हम जो सेलिब्रेट करते हैं। आपकी कौन सा दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मनाया जाते हैं। ये हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति तथा दूसरे क्या रहे हैं, राष्ट्रपति रहे, ये भी याद रखिएगा, है ना, राधा कृष्ण जी, है ना। तो पहले राजेंद्र प्रसाद जी हमारे राष्ट्रपति रहे हैं और दूसरे राष्ट्रपति हमारे कौन रहे हैं, राधा कृष्ण जी रहे हैं ना, है ना। पहले कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी, दूसरे कौन से, राधा कृष्ण जी हैं। तो याद रखिएगा, और ये 2 बार उपराष्ट्रपति भी रहे हैं ना, ये भी हमें अच्छे से याद रखते हुए चलना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। फिर दूसरा कौन सा है, साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 8 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 11 नवंबर को, है ना, याद रखिएगा, आने वाला है 11 नवंबर को मनाया जाता है। ये हमारे जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उसके पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, अबुल कलाम जी थे, याद रखिएगा। अब्दुल कलाम नहीं, मौलाना अबुल कलाम है, ये आपको याद रखना है, अच्छे से इनका नाम देख लीजिएगा। फिर इसके बाद बाल दिवस मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये प्रधानमंत्री जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी रहे, इनकी जन्म दिवस पर मनाया जाता है बाल दिवस। फिर इसके बाद गांधी जयंती मनाई जाती है ना। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। फिर इसके बाद आपके जो शास्त्री जी हैं, है ना, हमारे जो, इनके लिए भी 2 अक्टूबर को ही इनका जन्म हुआ था, शास्त्री जी का, जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका भी मनाया जाता है जन्मदिन, ये भी आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद इसी दिन 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, ये भी हमें अच्छे से याद रखना है ना। तो ये इस तरीके से हमारी ये चीज़ों का अच्छे से याद रखते हुए चलिएगा, जो भी आपने पढ़ा है आज का, जो हमारी टॉपिक वगैरह जो हमने देखे हैं, उन्हें अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। तो मैं एक बार थोड़ा सा और आपको बता देती हूँ। हमने जो कंप्लीट करा, आज हमारी 10 नंबर की क्लास थी, जो आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है आज की क्लास हमारी, है ना। और आगे भी हम क्लास डालेंगे, इसके बाद जो हमारी क्लास आएगी, टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक आप देखते रहिएगा। आज की आपने जो लास्ट तक हमारी क्लास देखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से ही क्लास देखते रहिए, पूरी क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है आज की। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं थी, छोटी सी क्लास थी। अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, क्लास को लाइक करिएगा, और जाने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइए, है ना। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं।